मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th का टॉपिक पहली यूनिट चल रही थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हमने 2 क्लास ली थी। लास्ट सैटरडे क्लास हुई थी, लास्ट संडे क्लास हुई थी, फ्राइडे इंट्रोडक्शन ही हुआ था। बस हमने सैटरडे की क्लास में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनकी कैलकुलेशंस को स्टडी किया सैटरडे की क्लास में, और संडे की क्लास में हमने स्टडी किया लॉज को, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें था कंजर्वेशन ऑफ मास, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और गैल्यूसाक्स लॉ। 2 और हैं, एवोगैड्रो और बर्जीलियस हाइपोथेसिस। ये मूल कॉन्सेप्ट से पहले पढ़ेंगे तभी कोरिलेट हो पाएगा टॉपिक। तो अभी टॉपिक है, मूल कॉन्सेप्ट से पहले टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक तो नहीं लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है। टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधा सा मीनिंग होगा मास ऑफ एन एटम। भाई मास ऑफ एन एटम क्लियर है, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास। अब एक एटम का मास कितना, जैसे कि हम निकाल लें, प्रोटॉन में मास होता है एटम के अंदर, न्यूट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जोड़ दें उतना मास। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इतने छोटे पार्टिकल का मास हम निकाल पाएंगे, या उस वक्त की बात करें जब एटॉमिक मास टॉपिक दिया गया तो हम कैपेबल थे कि मास निकाल सकें। तो निकाला कैसे गया, उस पूरी हिस्टोरिकल एक तरह से जो डेवलपमेंट है उसे यहां स्टडी करना होता है पूरी तरह से। तो एक एटम का मास को किस वे में निकाला गया या किस तरह से निकाला गया, इसकी बात हम करते हैं। या उससे पहले इस बात की बात कर लेते हैं कि मान लीजिएगा हम बोलते हैं, किसी को वेट करना होता है हमें, भाई इस टेबल का मास कितना है, इस बुक का मास कितना है। हम कहते हैं भाई इसका 10 किलो है, इसका 5 किलो है, इसका 2 किलो है, हम किलो में बात करते हैं। तो केजी की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन है कि केजी क्या था, केजी से पहले क्या था और केजी आया कहां से, और केजी कहते किससे हैं। अगर हम सिंपली मेजरमेंट की ही बात कर लें, एटॉमिक मास को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम मास होता ही कितना है। तो मास उस वक्त की बात करते हैं जब ये यूनिट थी ही नहीं, यूनिट खुद ही क्रिएट बनाई गई, खुद रेफरेंस माना गया, खुद स्टैंडर्ड माना गया। अब जैसे केजी की ही बात करें, लेंथ में 1 मीटर की बात करें, या किसी की भी बात करें, जैसे हम केजी की बात करते हैं हमारे टॉपिक से कोरिलेट भी करेगा। तो मान लीजिएगा होता क्या है 1 केजी। तो 1 केजी हम कैसे निकालते हैं समझिएगा। हमने एक बर्तन लिया, बीकर नहीं, एक बर्तन लिया, एक तरह से क्यूबिक फॉर्म में ये था, किसकी, ये एक डेसीमीटर, ऊंचाई भी 1 डेसीमीटर। अब चूंकि ये 3D में होता है बर्तन, तो ये भी 1 डेसीमीटर। तो एक तरह से ये क्यूबिक शेप में बर्तन था, जिसकी तीनों समझते हो ना, लंबाई, ये चौड़ाई हुई और ये ऊंचाई, दोनों तीनों की तीनों 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर हमने लिया वाटर लिया, इसके अंदर वाटर डाल दिया, वाटर से फिल कर लिया, बिल्कुल फिल कर दिया। वाटर का वॉल्यूम इस वक्त इतना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें। हम 1 केजी को डिफाइन कर रहे हैं एक तरह से कि 1 केजी किसे माना जाता है, 1 केजी आज भी इसी रेफरेंस में लिया जाता है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 होती है, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसका जो मास होगा वो 1 किलोग्राम होगा। दैट इज अ 1 किलोग्राम। यूनिट होती है, डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब है, डेंसिटी 1 है, तो केजी कितना हो गया, 1 केजी।
तो अगर बर्तन 1 डेसीमीटर क्यूब का है, उसके में वाटर भरा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उसका जो मास है दैट इज 1 kg। मतलब ये नहीं कि आप दुकान पे रखे हुए एक ने देखा हो ये तो बाट रखा है 1 किलो का है, 500 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, 1 किलो का। अब एक दुकानदार ने कितना रखा है, एक दुकानदार कह रहा है नहीं ये बड़ा, ये मेरा 1 किलो सही है, एक शॉपकीपर बोल रहा है मेरा 1 किलो सही है, जबकि हम दोनों को वेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है। तो तय कैसे करेंगे कौन सा सही है? तो तय ऐसे करेंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर वाटर लेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जो वजन आएगा उसे हम 1 किलो कहते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यहाँ रेफरेंस वाटर को माना गया है, तो ये 1 kg है। अब आप समझिएगा, रेफरेंस हमने ये लिया है 1 kg को डिफाइन करने के लिए। तब एक मीटर को डिफाइन करते हैं जी, रेडियम की एक छड़ रखी है, कहीं एक शोरूम में रखी है, इस टेम्परेचर पर रखी गई है, तो उसके लेंथ को हम बुलाते हैं 1 मीटर। तो वो रेफरेंस है। मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ रेफरेंस लिया गया है। वैसे ही मास ऑफ एन एटम की बात करें, यहाँ भी हमें रेफरेंस लेना पड़ा, हम किसी को भी मेजर कर ही नहीं पाए। या दूसरी तरह से आप समझिए, तो मैंने वेट का एग्जाम्पल दिया। मेरे पास क्लासरूम है, मेरे पास कुछ बच्चे बैठे हैं, मान लीजिएगा 100 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं और मैं उनकी हाइट मेजर करना चाहता हूं, और मुझे आज की यूनिट्स के बारे में नहीं पता, या उस वक्त की बात है कि तब यूनिट थी ही नहीं, मीटर हम जानते नहीं, फुट नहीं जानते, सेंटीमीटर कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे मेजर तो करना है। तो मैंने एक बच्चे को खड़ा किया और मैंने उससे स्टैंडर्ड मान लिया, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे बच्चे को खड़ा किया, वो उससे थोड़ी ज्यादा हाइट का था, मैंने कैलकुलेट किया तो 1.1 हाइट ऑफ पहले वाली स्टैंडर्ड, तो उसकी हाइट आ गई। इसी तरह मैंने सबकी हाइट निकाल ली। अब मुझे पता होगा किसकी लेंथ ज्यादा, हाइट ज्यादा है, किसकी हाइट कम है, सब पता होगा। तो ये स्टैंडर्ड है, ये रिलेटिव है, हम दूसरे को कोरिलेट करके मेजर कर रहे हैं। सभी चीजों को ऐसे ही मेजर किया जाता है। 1 kg को ऐसे डिफाइन किया गया है, यही 1 kg है। तो वो वाट 1 kg नहीं, ये 1 kg है। तो अब हम एटम पर वापस आते हैं। एटम को समझिएगा, तो मास ऑफ एन एटम को भी हमने रेफरेंस में मेजर किया। रेफरेंस में कैसे मेजर किया? सबसे पहले हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को रेफरेंस, एज अ रेफरेंस यूज किया। हाइड्रोजन एटम को हमने माना, इसका मास 1 मान लिया, 1, और इसके रेस्पेक्ट में मेजर किया कि किसी और का एटम इस एटम से कितने गुना ज्यादा भारी है, कितना गुना हैवी है। मान लो कोई एटम इससे 10 गुना हैवी है तो उसका एटॉमिक मास 10, कोई 20 गुना हैवी है तो उसका एटॉमिक मास 20। लेकिन जब देखा गया तो इससे सभी मास फ्रैक्शन ज्यादा आ रहे थे, तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो रेफरेंस को हाइड्रोजन से बदलकर ऑक्सीजन किया गया। कुछ समय बाद ही बदल दिया गया। अब हम ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड लेने लगे, तो इसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम आई। अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, इतनी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। जो आज हम यूज कर रहे हैं वो है कार्बन। कार्बन, अब कार्बन तो आइसोटॉप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन 12, 13, 14। आइसोटॉप्स आप समझते होंगे, नहीं तो समझ लीजिएगा। आइसोटॉप्स में छोटी क्लासेस में आपने डेफिनेशन जो पढ़ी होगी वो ये रही होगी कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, जिनका मास नंबर अलग अलग होता है, उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन छोटे क्लासेस की है, थोड़ी एडवांस फॉर्म में 11th में चले तो बेटर होगा। जब एक ही एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट है। तो आप अब एटॉमिक नंबर को इग्नोर करिए, आप बोलिएगा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मास नंबर अलग अलग है, उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। आपको एटॉमिक नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर केवल कार्बन का ही होता है, 6 एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट का हो ही नहीं सकता है। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर अलग अलग है, उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। अब कौन सा आइसोटॉप स्टैंडर्ड लिया गया? स्टैंडर्ड लिया गया कार्बन 12 को। तो सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया। सीधे सीधे आते हैं हम, कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 आइसोटॉप के 1/12 समझिएगा, 1/12 पार्ट से कोई एटम जितने टाइम्स हैवी है, दैट इज इट्स एटॉमिक वेट, दैट इज इट्स एटॉमिक मास। में एटॉमिक वेट एटॉमिक मास दोनों यूज कर सकता हूं, यहां पर एक ही बात है। यहां पर इतना छोटा पार्टिकल है कि ये तुम सोचो ग्रेविटी का फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए एटॉमिक मास एटॉमिक वेट दोनों यूज किए जा सकते हैं। आगे समझिएगा कि इसे बोला गया एक तरह से कार्बन
12 के 1/12 पार्ट को हम बुलाते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट. Atomic mass unit, it is equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotop. भाई कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम का 1/12 जो मास होता है दैट इज द 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है. तो इससे जो जितना ज्यादा हैवी है, जितने टाइम्स हैवी है दैट इज इट्स एटॉमिक मास. तो अब हम जैसे मान लीजिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा, इसे हम निकाल रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तो ये कितना आएगा जी? 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 का 1/12 तो 1 हो जाता है, 1 से 16 तो 16 आएगा. उसी तरह हम निकालें मास ऑफ सोडियम एटम, देन 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम. हम निकाल रहे हैं जी नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एटम 14th इंटू 12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम. तो कहने का मतलब है जो 1 AMU है तो वो क्या है? मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम इंटू 1/12 का एक एटम, जो कार्बन 12 का एक एटम के 1/12 पार्ट के बराबर 1 AMU है. तो ये कितना आ गया जी? 16 AMU. ऑक्सीजन के एक एटम का मास. सोडियम का कितना आया? 23 AMU. और नाइट्रोजन का 14 AMU. तो ये थी एटॉमिक मास यूनिट. आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लिख लेते हैं. हमने नाइट्रोजन का लिख लिया, ऑक्सीजन का लिख लिया, सोडियम का लिख लिया, और भी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं. तो हमें देखना होगा कि रिलेटिव जो वर्ड है एटॉमिक मास, सिंपल एटॉमिक मास नहीं, हम कोरिलेट कर रहे हैं तो इसे बुलाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. और एक AMU को भी समझ लीजिएगा. जब कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से हमने सबको एक तरह से कोरिलेट किया, इसे स्टैंडर्ड मान के सबको निकाला कितना होगा किसका मास, तो इस मेथड को बोला गया यूनिफाइड स्केल बोला गया. और इस यूनिट को यूनिफाइड यूनिट बोला गया. जैसे हम लिखते हैं AMU. अब आपने देखा होगा रिसेंटली अब AMU नहीं लिखते, केवल U लिखते हैं. U मतलब यूनिफाइड यूनिट. U का मतलब क्या है? यूनिफाइड यूनिट. एक डाल्टन भी बुला सकते हैं आप इसे. तो U लिखा होता है कार्बन 12 से जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं रिलेटिव. अब समझिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास. हम कोरिलेट कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. तो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू, जैसे मान लीजिएगा हम ऑक्सीजन के रिगार्डिंग में लिख रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. O लिख सकते हैं आप, O2 नहीं लिख सकते. ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते, O एटम, क्योंकि एक एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर नहीं रहे हैं. मास ऑफ ऑक्सीजन एटम नीचे क्या आएगा? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम. 12 लिखना कंपलसरी है, 13 14 ना हो. तो ये आएगा. अब इसका आंसर क्या है जी? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अभी हमने लिखा था, कितना था? 16th AMU था. 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये 1 AMU है. तो आंसर क्या है? 16th. अब यूनिट तो है नहीं इसकी. दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16.
तो ये है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मीनिंग है, हमने पढ़ा एटॉमिक मास, हमने कार्बन 12 AMU हमने पढ़ा, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम से, समझना, कार्बन 12 आइसोटॉप का एक एटम का 1/12 पार्ट, दैट इज कॉल्ड द 1 AMU। और एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवी है, दैट इज द एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक और होता है एवरेज एटॉमिक वेट भी होता है, एवरेज एटॉमिक वेट। अब एवरेज की बात करेंगे। एवरेज से पहले आपको आइसोटॉप्स को समझना होगा। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स जैसे कार्बन के ही थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल और मास नंबर डिफरेंट। या एक आप ऐसे ही बोलें जैसे मैंने बताया अभी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका मास नंबर अलग होता है उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। द एटम्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ये आइसोटॉप्स से जुड़ा हुआ है, ये उनके अबंडेंस से जुड़ा हुआ है। एवरेज हमें निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास मतलब नेचर में कितनी परसेंटेज में कौन मिला। अब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो परसेंटेज में भी हो सकता है, वो अबंडेंस कैसे भी हो सकती है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बात करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि जो हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं एटॉमिक मास वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। तो देख लीजिएगा, ये आइसोटॉप्स की अबंडेंस पर डिपेंड करता है। तो कैसे निकालते कैसे हैं ये समझ लीजिएगा। मानना होगा कि आपको आइसोटॉप्स दिए हैं और उनकी अबंडेंस भी गिवन है। तो एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू, समझिएगा, abundance into एटॉमिक मास वहां गिवन है या मास नंबर वहां गिवन है, दोनों ही जो भी गिवन हो। एटॉमिक मास नहीं तो मास नंबर होगा, तो वो मास नंबर यूज कर सकते हैं आप एटॉमिक मास के प्लेस पर। यहां लिखते हैं समेशन, समेशन मतलब टोटल, जोड़। सिग्मा हमने लगाया, सिग्मा अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, मतलब दो आइसोटॉप हैं तो पहले का अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास प्लस सिग्मा का मतलब क्या, समेशन, प्लस दूसरे का अबंडेंस और एटॉमिक मास, और नीचे आता है समेशन ऑफ अबंडेंस। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन का गिवन होता है बुक्स में। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, पहला आइसोटॉप 35, क्लोरीन 17, दूसरा आइसोटॉप 37, और इनका रेशो भी गिवन है। दोनों की अबंडेंस है 3:1, दोनों की अबंडेंस है 3:1, यानी कि क्लोरीन जितना मिलता है उससे 1/3 मिलता है 37। तो 37 से 35 3 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, लिख लीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, ये समेशन था, अबंडेंस, अबंडेंस कितनी है इसकी 3, इनटू एटॉमिक मास गिवन है, मास नंबर गिवन है तो मास नंबर लीजिएगा, मास नंबर ही होगा मोस्टली टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। 3 इंटू 35 समेशन था, प्लस 1 इंटू 37, और भी हो सकते थे आइसोटॉप्स। नीचे अबंडेंस, अबंडेंस क्या है 3 सिग्मा है तो समेशन ये भी है 3 + 1। अब इसे कैलकुलेट करें, 3 5 15, 9 105 ये आ गया, 37 ये है, नीचे 3 + 1 4 है। इसे भी सॉल्व करते हैं, 7 5 42, 142, 37 + 5 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड भी करते हैं, 4 3 = 12, 22 बचा, 4 5 = 20, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए, 4 5 35.5 यूनिफाइड मास।
यूनिफाइड यूनिट, यू बोला जाएगा। तो कार्बन 12 से जब हम मेजर करते हैं तो ये आइसोटॉप्स का जो मास गिवन होगा, कार्बन 12 का रिलेटिव मास गिवन होगा, एवरेज हम निकालेंगे, जो यूज करेंगे वो यूज करते हैं एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये हम यूज करते हैं। अगर अबंडेंस फ्रैक्शन में गिवन है, ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन होता है 1 का पार्ट, अगर मान लो मैं ये फ्रैक्शन में ले लूँ, रेसो 3 रेसो ये 1 ये है तो 0.75 ये आ जाएगा और 0.25 ये आ जाएगा। तो जब अगर फ्रैक्शन में अबंडेंस गिवन है, फ्रैक्शन का मतलब है टोटल का वैल्यू 1 होगी, तो नीचे 1 आने वाला है अबंडेंस में, टोटल 1 ही होगा, तो नीचे सिग्मा अबंडेंस की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है, 1 से डिवाइड करोगे वही आएगा। मान लो परसेंटेज में गिवन है 75% ये है, 25% ये है, तो नीचे जो आएगा भाई नीचे 75 प्लस 25 हमेशा 100 आने वाला है, तो सिग्मा अबंडेंस नीचे की वैल्यू 100 होगी परसेंटेज के केस में। फ्रैक्शन के केस में 1 होगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 से डिवाइड करोगे वही आएगा, 1 ही है, वही आएगा जो ऊपर है। तो ये फॉर्मूला रेशो में है तो ऐसे यूज कर लिया, फ्रैक्शन में तो नीचे 1 आएगा टोटल, परसेंटेज में तो नीचे 100 आएगा टोटल, तो उसी तरह से आप यूज करें। एटॉमिक मास तो हमने पढ़ लिया, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे वर्क किया गया टोटल, लेकिन इस बीच मैंने लिखवाया नहीं तो डेफिनेशन हमें लिखनी होगी। सबसे पहले डेफिनेशन आती है एटॉमिक मास यूनिट की, और वैल्यू होती कितनी है ये भी। तो एटॉमिक मास यूनिट जैसे कि डिफाइन किया गया था, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट ही 1 AMU के बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में इसे यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड मास भी बोला जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट, ये सारी डेफिनेशंस आपको कॉपी पर लिखनी होंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पर लिख लेना या साथ के साथ ही लिख लो। द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। 1 AMU का फिर फॉर्मूला क्या हुआ, मास ऑफ कार्बन 12 अपॉन 1/12। अब एक्यूरेट हिस्ट्री में चलें कि किलोग्राम में कितना होगा, तो एक कार्बन 12 एटम का मास होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻26 kg। तो ये ऊपर रखें, डिवाइड बाय 12 करें तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में आएगा। मल्टीप्लाई 1000 से करने तो 24 हो जाएगा, तो ग्राम में आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम, जिसे 1 यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, और किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, याद रखना इन वैल्यूज को, कॉपी पर बिल्कुल अंडरलाइन करके लिखी गई हो, फॉर्मूला भी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, एटॉमिक मास एक एटम का मास है। सिंपली द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज AMU इज नोन एज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो हमने बता दिया था, एक एटम का मास ही एटॉमिक मास है। AMU में हम निकाल रहे हैं कार्बन 12 से कंपेयर करके, यू आप बोलें, यूनिफाइड मास बोलें, बेटर होगा। अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास, साथ में डेफिनेशन लिखते रहें, स्क्रीनशॉट लेकर लिखें, ये सब आपकी कॉपी पर होना चाहिए। एग्जाम्पल वो वाले ऐड कर सकते हो जिससे मैंने पहले दिए थे। एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास उन एटम्स के लिए होता है जिनके आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब है एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास अलग अलग होता है, उन्हें आइसोटॉप्स बोला जाता है। अब आइसोटॉप में क्वेश्चन है किसका मास ले, अगर मान लो कार्बन आ जाए तो 12 में 13 लें, 14 लें, या फिर अगर हम बात करें क्लोरीन आ जाए तो 35 या 37 कौन सा लें, तो उनके लिए हम एवरेज निकालते हैं, उन्हीं के लिए हम केवल एवरेज निकालते हैं। तो सीधा सा लिखा गया है, इट इज फाउंड दैट इन अ नंबर ऑफ केसेस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, पॉजेस डिफरेंट मास, इन्हीं को क्या बुलाते हैं, आइसोटॉप्स बुलाते हैं। तो आइसोटॉप्स के केस में ही आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे। इन सच केसेस द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, इन्हीं केसेस के लिए, इन सच केसेस द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज वैल्यू। इन्हीं के लिए हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, इन्हीं के लिए एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको करके बताया था, सिग्मा अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जगह वहाँ मास नंबर गिवन है तो मास नंबर लें, नहीं तो एटॉमिक मास दोनों गिवन है तो एटॉमिक मास लें। सिग्मा का मतलब है समेशन, मतलब टोटल, मतलब तीन आइसोटॉप्स हैं मान लो एक ही के, तो पहले की अबंडेंस इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस दूसरे के अबंडेंस इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस तीसरे के अबंडेंस इनटू इट्स एटॉमिक मास। हो गया सिग्मा का मतलब। नीचे सिग्मा अबंडेंस मतलब जो अबंडेंस है तीनों में उसका टोटल, अगर वो फ्रैक्शन में दी गई है पॉइंट्स में तो टोटल 1 आएगा, 1 लिखें नीचे,
परसेंटेज में दी गई सबको टोटल करके 100 ही आएगा, 100 आप डायरेक्ट नीचे लिख दें। और अगर रेशो में दी गई है तो रेशो का टोटल आप नीचे लिख दें। तो एवरेज एटॉमिक मास इस तरह से निकलेगा। लेकिन हमें एवरेज एटॉमिक मास नहीं, हमें जो चाहिए, जो हम यूज करते हैं वो रिलेटिव है। रिलेटिव एटॉमिक मास को समझना होगा, या पूरी तरह बोलें रिलेटिव, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास एक्यूरेट बोला जाना चाहिए। अब समझिएगा, वैसे तो हम टोटल समझा चुके हैं, लिख भी लीजिएगा साथ में से। रिलेटिव एटॉमिक मास, it is defined as the average relative mass of an atom of the element compared with an atom of carbon 12 taken as 12 mu। कार्बन 12 में 12 mu है, समझिएगा सीधा सीधा। रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास बोले या एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास बोले या एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास बोले, इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है। वो 2 गुना भारी है तो उसका मास 2, 3 गुना भारी है तो उसका मास 3, 4 गुना भारी है तो उसका मास 4। मतलब कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स ज्यादा हैवी है। दैट इज द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास और द रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिएगा फॉर्मूला हमने यूज भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम इन एमयू अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एक एटम का मास 23 एमयू, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 12 से 12 कैंसिल, एमयू से एमयू कैंसिल, 23। तो जब हम बात करते हैं कितना गुना भारी है, हम कहें 2 टाइम्स हैवी, तो उसमें कोई यूनिट थोड़ी ना होती है, इट इज 2 टाइम्स हैवी। तो आंसर यहां जो आया 23 है, दैट इज प्योर नंबर, ये यूनिट नहीं है यहां कोई। एमयू से एमयू देखो कैंसिल हो गया है, तो 23 प्योर नंबर है, ये कोई यूनिट नहीं है, सीधा सा है, दैट इज 23, क्योंकि 23 टाइम्स हैवी है। सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 23 टाइम्स हैवी है, तो इसका एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास 23। तो वही डेफिनेशन फिर से है, देख लीजिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ये एक्यूरेट है, इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना भारी है, of one atom of that element is heavier than 1/12 of carbon 12 atom। तो ये था एटॉमिक मास। इतना आसान नहीं है। अब तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिससे हम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये टोटल है, कोई भी पूछा जा सकता है, मीनिंग क्लियर हो, रिलेटिव कैसे निकला है, एमयू क्या होता है, यूनिफाइड यूनिट कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास के कई सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि डिफरेंट टाइप की अबंडेंस दी हुई है, उससे आप निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने दे दिया है। ये बात हुई एवरेज एटॉमिक मास की, रिलेटिव एटॉमिक मास की। लेकिन एक और एटॉमिक मास है जिसे हम बुलाते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब आप समझिएगा, ग्राम एटॉमिक मास मैं लिख लेता हूं, ग्राम एटॉमिक मास, GAM शॉर्ट में बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये मुश्किल नहीं है, बात करते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 mu और द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14। यू भी बुला सकते हैं आप यूनिफाइड एमयू की प्लेस पर। तो सीधा सा इस यूनिट को हटाकर मैं ग्राम लिख देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू में यही रहने देता हूं। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, हमने ये वैल्यू हटा दी, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहने दी, इसकी जगह ग्राम लगा दिया। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 ग्राम। वैसे ही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू 19 ग्राम। समझ रहे हैं, 19 ग्राम। तो ग्राम लगाया, एमयू नहीं लगाया, ग्राम लगाया, तो दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। तो वही है कि अगर आप ग्राम लगा देते हैं,
पीछे, न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे, तो ग्राम एटॉमिक मास वो बोला जाता है। एग्जाम्पल तो दो पढ़ लिए, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, समझिएगा। ग्राम एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन बनेगी, द एटॉमिक मास of an element expressed in grams is called gram atomic mass. Expressed in grams is called gram atomic mass. तो मुश्किल नहीं है, सीधा सा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, तो जो यूनिट है एमयू, यू की जगह आप ग्राम लिख दें तो वही हो जाएगा, सीधा सा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 एमयू या 16 यू और ग्राम एटॉमिक वेट 16 ग्राम, तो आपको ग्राम लगाना है। अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर मास पर, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास की बात करते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट भी बुलाते हैं। डेफिनेशन वही है जैसे एटॉमिक मास की थी। एटॉमिक मास की थी कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कोई एटम कितने ज़्यादा हैवी है, तो ये भी वही है। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टाइम्स, समझिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स कितने गुना हैवी होगा। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। मतलब कार्बन 12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट से कोई मॉलिक्यूल कितने टाइम्स हैवी है, दैट इज इट्स मोलर मास और द रिलेटिव मोलर मास। अब सीधी सी डेफिनेशन उसी तरह से है, लेकिन निकालते एटॉमिक मास के थ्रू ही हैं। समझिएगा कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है H2O। ये वैसे छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा 9th में, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। H2O का मोलर मास, तो हाइड्रोजन का हमें पता है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 प्लस 16, तो टोटल आया 18, तो 18U इसका मोलर मास वाटर का आया 18। उसी तरह से दूसरा निकालते हैं, सेकेंड। दूसरा लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें 3 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 एटम है। इसका मोलर मास निकालते हैं। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, सल्फर 1 ही है, 32 होता है सल्फर का। एटॉमिक वेट आप याद कर लें, 30, 1 से 30 तक तो सभी के याद कर लें। 4 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, आप टोटल करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64, 16 इंटू 4 64, 2 प्लस 2 प्लस 4 8 हो गया, ये 69 98, तो ये आया 98U। इसी तरह से हम करें, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका निकालें, थोड़ा बड़ा है। 6 कार्बन है, कार्बन का हुआ 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हुआ 1, 12 इंटू 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हुआ 16, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 1 12 ही रहा है, तो 16 इंटू 6 96, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 9 10 11 और ये 7 18 हो गया, 18U। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180U। तो इसी तरह आपको निकालना है, कुछ मैं दे रहा हूं, उनके निकाल लीजिएगा। जैसे यूरिया, चलो यूरिया का और बता देता हूं। यूरिया होता है NH2CONH2, ये यूरिया है। यहाँ देखें 2 नाइट्रोजन है, दोनों दूर दूर हैं लेकिन है तो 2 नाइट्रोजन। 2 इंटू 1 नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू 1
प्लस एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16। अब चेक करते हैं 14 × 2 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। फिर से चेक करते हैं 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 और 8 20, 0 आ गया, 2 आए, 2 + 1 3, 4 और 2 6, 60 U। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 U। इसी तरह से मैं कुछ और दे रहा हूं, कुछ और कंपाउंड्स के निकाल लेना। C12H22O11, और याद भी रखना इन्हें, ये शुगर है, सुक्रोज हम बुलाते हैं घर में जो चीनी यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला है। दूसरा मैं यहीं तक के दूंगा, एटॉमिक नंबर 30 तक मैंने बोला सभी के मास याद कर लें। जैसे किसी का आता है 58.9, जैसे कोबाल्ट का 58.9, तो आप उसे राउंड ऑफ करके 59 यूज करें। अगर 0.5 में तो उसे वही यूज करें। जैसे जिंक का होगा 65.4 के करीब, तो 65.5 यूज कर लें उसे। जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, HNO3, ये वैसे भी यूज होंगे आगे कैलकुलेशंस में। CrO5 क्रोमियम का ऑक्साइड है, KMnO4, K2Cr2O7, इनके आप मोलर मास, इन सभी के मोलर मास निकाल लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये था मोलर मास, या क्या रिलेटिव मोलर मास। अब हम बात करते हैं ग्राम मोलर मास, GMM, ग्राम मोलर मास की। ग्राम मोलर मास शॉर्ट में हम बोल देते हैं इसे GMM। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। द मोलर मास, समझिएगा कुछ नहीं है, केवल U की जगह ग्राम लगाना है। द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, the molar mass of a substance expressed in grams is called gram molar mass. The molar mass of a substance expressed in ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोलर मास। ऐसे समझिएगा। अभी अभी हमने निकाला, देखो किसका निकाला था, हमने ग्लूकोज का निकाला। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आया था जी? 180 था U। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को तो रखिएगा आप एज इट इज, इस U को ना रखिएगा, इसकी जगह आप ग्राम रखिएगा। तो इसे बोलेंगे ग्राम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम। तो ग्राम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम। हमने यूरिया का भी निकाला था, ग्राम मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आया था? 60। U था, हम क्या लिखेंगे उसके जगह? ग्राम। तो 60 ग्राम, ग्राम मोलर मास। जो यूज हमें करना है मोल कॉन्सेप्ट में, वो ग्राम मोलर मास का करना है, इसलिए ग्राम मोलर मास आ रहा है। अदरवाइज इसका यूज बस वही है, और मोल का यूज तो पूरी बुक में है, इसका मतलब इसका भी पूरी बुक में ही चलेगा। तो सारे एटॉमिक मास, मोलर मास आपको आने जरूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास है। कैसे निकाला? डिफरेंट रेफरेंसेस लिए और बाद में फाइनलाइज हुआ कार्बन। कार्बन 12 आइसोटॉप के कंपैरिजन में निकाला गया, जिसे यूनिफाइड मास भी बुलाते हैं। 1 AMU को डिफाइन करिएगा, एवरेज को डिफाइन करिएगा। एवरेज तब आएगा तब आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स नहीं है तो एवरेज वर्ड आएगा ही नहीं। तो उन्हें डिफाइन कीजिएगा। फिर रिलेटिव को डिफाइन कीजिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज अ प्योर नंबर, तो उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है, आनी भी चाहिए, मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, मोलर मास निकालना आना चाहिए। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट।
तो अगली बार जब हम होंगे वो मोल कॉन्सेप्ट पर होंगे, और उससे पहले थोड़ा सा आपको एवोगैड्रो लॉ बताया जाएगा और एक बर्जीलियस हाइपोथेसिस भी बताई जाएगी, ताकि आप मोल कॉन्सेप्ट को सही से समझ सकें। केमिस्ट्री अगर रेगुलर पढ़ी जाए कंसिस्टेंटली, और आप होमवर्क रेगुलर कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं पढ़ते हुए वीडियो के साथ, तो मुश्किल होगी नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बैठे हैं लेटे हुए वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखकर आप लाइव क्लास भी अटेंड कर लेते हैं, तो आपको कुछ आएगा भी नहीं। फिर तो है कि लेटे रहिए, इससे बेटर है क्लास अटेंड ना करिए, क्योंकि वीडियो देखना उतना इजी नहीं है। हमेशा से वीडियो रहे हैं, लेकिन बच्चा सीरियसली नहीं देख पाता है या उसके हिसाब से नहीं चलता है, या आपके हिसाब से चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं कि कल ये हुआ था, ये होमवर्क था, आज का होमवर्क मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में मिलेगा आप तो ये आप कर लीजिएगा। इसी को हम जूम में पूछेंगे आपसे, पीछे भी वाला भी पूछेंगे आपसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी पूछा जाएगा, कैलकुलेशन के बारे में भी पूछा जाएगा, लॉज भी पूछे जा सकते हैं, और ये जो टॉपिक है ये सारा भी पूछा जा सकता है। तो मीटिंग में हम आपसे बात करेंगे। मीटिंग अटेंड करनी ज़रूरी है, मीटिंग अटेंड करनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने ये पढ़ा, ये सफिशिएंट है, बस हो गया, अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये पढ़ोगे पहले, फिर रिवाइज कर लेना, शुरू से रिवाइज कर लेना। अब थोड़ा थोड़ा डे बाय डे टॉपिक बड़ा होता जाएगा आपका, छोटा नहीं रहेगा कि पहले 30 मिनट का था तो अब 40-45 मिनट का होगा, फिर 50 मिनट पे पहुंच जाएंगे। तो 50 और 1 घंटे के बीच ही रहेगा आपका टॉपिक। अभी कल लास्ट वीक में 30 मिनट्स के थे, अब 40 मिनट्स की तरफ चल रहे हैं हम। तो ये था आज का टॉपिक। अब जूम में आप पढ़ के रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कल की, मोल कॉन्सेप्ट की। 9 से आपको आना भी चाहिए, कुछ तो आता भी होगा मोल कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।